नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में सीटेट के एग्ज़ाम में, जो कि पिछली बार हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उसके 30 प्रश्नों के जो भी सीडीपी में आया हुआ क्वेश्चन है उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। 30 प्रश्न हैं, पूरा अच्छे से हल करवाया जाएगा। इसको आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर हर वर्ष एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सेम नेचर का प्रश्न रहेगा, सेम पैटर्न का प्रश्न रहेगा। चलिए, ये जो पहला प्रश्न पत्र है ये 1 जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। अगर और भी वीडियो, अगर इसको कंटिन्यू करेंगे, आपको बताना है कि अब वीडियो मैं बनाऊं कि ना बनाऊं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के संपूर्ण चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। पहला ऑप्शन है, विकास एक आयामी होता है। बात सही है, विकास एक आयामी होता है। विकास एक दिशीय होता है। विकास में अविलोमिता होती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। बात क्या कर रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों का विकास संपूर्ण चरणों में भिन्न भिन्न दरों से होता है। ये बात शारीरिक विकास की हो रही है, तो शारीरिक विकास की दर से ऑप्शन नंबर 4 जो है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। अधोगामी एवं शीर्षगामी का मतलब मस्तकाधोमुखी और शीर्षगामी सिफेलोकाउडल जिसे बोलते हैं। यानी विकास, जो शारीरिक विकास होता है मनुष्य का, वह सिर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ, सिर से पैर की तरफ। या इसका मतलब कि पहले मस्तिष्क का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा, फिर हाथ पैर, अंत में नाखूनों बालों का विकास होगा। तो ऑप्शन यही डी इसका सही हो जाएगा। विकास अधोगामी एवं शीर्षगामी होता है। ठीक, जिसको मस्तकाधोमुखी या सिफेलोकाउडल भी बोलते हैं। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही है। निम्न में कौन सा कथन सही है। प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब आप पढ़ना सीख जाएंगे, प्रश्नों की कला को पढ़ने की कला को सीख जाएंगे, तो सीटेट बहुत आसान हो जाएगा आपको। निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चे का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बिल्कुल, बच्चे का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। अगला है, बचपन की अवधि है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। नहीं भैया, 10 विभिन्न अवस्थाओं में नहीं बांटा जा सकता। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, यही 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला है, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। बिल्कुल प्रभावित होती है। नहीं, यहाँ अगर नहीं होता तो ऑप्शन सही हो जाता है, इसलिए गलत है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दूसरा तीसरा।
अगला है बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित है। नहीं, विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल होता है। केवल देखिए, जहाँ केवल ऑप्शन में आ जाए वो सीटेट के लिए नेगेटिव पॉइंट का काम करता है, नेगेटिव नकारात्मक वर्ड है। केवल हो गया, ही हो गया, सिर्फ हो गया, ये सभी नेगेटिव अक्षर हैं, इन सबको ध्यान में रखिएगा। तो यही ऑप्शन आपका बचता है ए, ऑप्शन ए यही सही हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता। अगला प्रश्न है आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। देखिए भैया, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। परिपक्वता का अर्थ होता है शरीर का स्वाभाविक रूप से विकास होना। शरीर का यदि स्वाभाविक रूप से विकास हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर आनुवांशिक लक्षण अच्छे हैं। ठीक, आयु और वृद्धि के साथ साथ बालक के अंग प्रत्यंग का जो विकास होता है, और केवल शारीरिक विकास ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। परिपक्वता के क्रम में बालक का भ्रूण निर्माण से लेकर जन्म के पश्चात तक होने वाला विकास भी शामिल है। यानी बालक भ्रूण निर्माण के साथ साथ जन्म के पश्चात जो विकास करता है सब मैच्योरिटी के अंतर्गत आती है, परिपक्वता के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यही क्रिया कहलाती है परिपक्वता। जब बालक की मांसपेशियां और हड्डियां चल पाने की आवश्यकता के अनुसार परिपक्व तो हो जाती हैं तो वह पैरों के बल पर चलना समर्थ हो जाता है। इस प्रकार परिपक्वता अभिवृद्धि एवं विकास की गति को प्रदान करता है। ठीक, तो परिपक्वता क्या है? पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है परिपक्वता। इसका परिपक्वता का मतलब निश्चित है कि एक समय के बाद बालक बोलना शुरू करेगा, एक समय के बाद बालक चलना शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। ठीक, ये परिपक्वता कहलाती है। इसका नंबर ऑप्शन डी सही है। अगला है समाजीकरण का प्राथमिक और सामाजीकरण का द्वितीयक कारक है। देखिए, पहला कारक इसमें दिया है, पहला ऑप्शन में परिवार एवं विद्यालय, दूसरा है मीडिया एवं परिवार, तीसरा है विद्यालय एवं मीडिया, चौथा है मीडिया और पास पड़ोस। तो देखिए, परिवार जो होता है सामाजीकरण का प्राथमिक, परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, परिवार सामाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है और इसके बाद परिवार के बाद बालक विद्यालय जाता है। विद्यालय जो होता है द्वितीयक कारक होता है। यही ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरा है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होना, जैसे कहानी कथन में होता है।
चौथा ऑप्शन है स्थानों जैसे अपने विद्यालय की स्थानीय मानचित्रण करने की क्षमता। तो देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो क्रमबद्धता होती है वह वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। ठीक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। तो क्रमबद्धता जो होता है विकास की तीसरी अवस्था में आता है। ठीक। तीसरी अवस्था का मतलब मूर्त संक्रियात्मक। इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं। पहला है संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था। तो जो क्रमबद्धता होती है, जो सीरियल वाइज जो लगाने की क्षमता होती है वो बालक के तीसरी अवस्था में आती है। जैसे लंबाई पर आधारित क्रम, पानी क्रम देना और पानी। ठीक। इसका वही सही उत्तर है। क्रम देना, यहाँ पानी नहीं रहेगा इस ऑप्शन में, सिर्फ लंबाई पर आधारित क्रम देना होगा। ठीक है, यही पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा क्रमबद्धता में। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक विकास, नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष का बालक, पहला ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है, दूसरा है सामाजिक अनुबंध बनाए रखता है, तीसरा है दंड एवं आज्ञा पालन, चौथा है सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिक नैतिकता जो होता है वो विकास कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का चौथा चरण होता है। ठीक है, नैतिकता का चौथा चरण जो होता है, अंतिम लास्ट स्टेज जो होती है वो सार्वभौमिक नैतिकता में आती है। पहली अवस्था होती है वह जन्म से लेकर जो होती है 10 वर्षों तक होती है, 4 से 10 वर्षों तक। इन्होंने बताया पहली अवस्था जो होती है 4 से 10 वर्षों में, जिसमें बच्चे के माता पिता ही नैतिकता का नियंत्रण करते हैं दंड एवं आज्ञा पालन के द्वारा। दंड एवं आज्ञा पालन के द्वारा। प्रश्न में कह रहा है 7 से 8 वर्षीय बच्चा, तो इसी में है 4 से 10 वर्ष की उम्र का बच्चा है, इसी के बीच की अवस्था की बात की गई है। तो ये दंड एवं आज्ञा पालन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। पहला है जीववाद, दूसरा है केंद्रीयता, तीसरा है परिकल्पित निगमनात्मकता, चौथा है संक्रमण परिणाम निकालना। देखिए, उसको लगता है कि मिट्टी के गोले को यदि दबाया जाए तो वह सांप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसका यह सोच जो है एक केंद्रीय सोच है, उसकी सोच के पीछे केंद्रीयता है। पियाजे के द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसमें केंद्रीयता जो होती है 2 से 7 वर्ष की उम्र में आती है, लगभग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है, जिसमें बालक एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देता है। इसमें बालिका को जो है लंबाई चौड़ाई का ज्ञान तो होता है, पर वे मात्रा परिणाम के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर सकते। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई का तो ज्ञान है उसको कि सांप लंबा है, लेकिन
उसको उसकी मात्रा का पता नहीं होता। जैसे कोई बड़ा गिलास में जूस उसको दे दिया जाए, एक बच्चा है अगर उसको बड़े गिलास में जूस पीने के लिए जिद कर रहा है तो जूस पीते समय छोटे चौड़े गिलास का की तुलना में वह लंबे वाले पतले गिलास का ज़्यादा उपयोग करना पसंद करेगा। एक ऐसे छोटा सा गिलास ले लो, चौड़ा ले लो, और एक पतला सा ले लो गिलास, वो देखिए आएगा तो मात्रा दोनों इतने, इसमें जो आएगा उस उतना ही इसमें भी आएगा। लेकिन बालक जो है इसको ज़्यादा वरीयता देगा, कहेगा ये बड़ा है मुझे यही लेना है, छोटा वाला नहीं लेगा। साइज देखेगा बस, कि उसको आयतन और क्षेत्रफल का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यह पियाजे के थियरी के दूसरी स्टेज में है। बालक उसके अंदर केंद्रीयता है, सेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, तो यही उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है लेओ वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आधारित है। देखिए लेओ वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया है। यह ऑप्शन नंबर ए आप बिना किसी लाग लपेट के तुरंत सही करिए। लेओ वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जैसे वाटसन, जेबी वाटसन। मनोविश्लेषणात्मक वाद दिया है उन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला है लेओ वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? अगला प्रश्न है लेओ वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? पहला है निजी संवाद, दूसरा है उच्च स्वर में वार्ता, तीसरा है पाठ, चौथा है स्वकेंद्रीयता। देखिए वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है अपने कार्यों के निर्देशन के लिए स्वयं से बातें करता है, निजी संवाद कहते हैं। उन्होंने कहा कि यह बच्चे का निजी संवाद है। लेकिन वाइगोत्स्की इसी को कहते हैं अहम केंद्रितता। पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित भाषा है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं ये निजी संवाद है, ये निजी संवाद है। पियाजे कहते हैं कि यह अहम केंद्रित भाषा है, लेकिन लेओ वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे अपने कार्यों को निर्देशन के लिए निजी संवाद, सेल्फ सेंटर्ड लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, खुद से बात करते हैं अपने कार्यों की दिशा को देने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगर पियाजे इसी जगह पूछा होता तो आप अहम केंद्रितता लगाते। ठीक, स्वकेंद्रिता जिसे बोलते हैं, अपने ऊपर ही, अपने खुद से ही बातें करते हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा निजी संवाद। अगला है एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? देखिए एक प्रगतिशील कक्षा किसे कहा जाएगा? जिसमें सहयोगपूर्ण अधिगम होता है। प्रगतिशील कक्षा हम उसी कक्षा को कह सकते हैं जिसमें सहयोगात्मक कार्य होता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होती है। तो इसका प्रतिपादन जो है जॉन डीवी ने किया था प्रगतिशील शिक्षा का। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कहा जाता है जॉन डीवी को। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास पर जोर, दूसरा है योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगितापूर्ण अधिगम, चौथा है पुरस्कार एवं दंड। देखिए भैया अभ्यास करवा सकते हैं लेकिन ज़्यादा जोर देकर नहीं। देखिए जोर देना ये नेगेटिव पॉइंट है। सीटेट में जोर देकर कोई काम नहीं करवाना है। जब भी ऐसे प्रश्न आए वो तुरंत आप गलत काट दीजिए, वो गलत है। अलगाव नहीं लाना है, कभी भी बच्चों को अलग अलग योग्यता के आधार पर डिवाइड करके हमको नहीं पढ़ाना है। सहयोगितापूर्ण अधिगम ये पॉजिटिव है। सहयोग के आधार पर देखिए प्रगतिशील कक्षा
उसे ही कक्षा कहा जाती है जहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करें लोग। पुरस्कार एवं दंड, बिल्कुल नहीं, पुरस्कार एवं दंड का उपयोग हम नहीं करते। पुरस्कार एवं दंड निगेटिव पॉइंट होता है सीटेट में, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए बताइए कैसी क्लास लग रही है। अगला प्रश्न चले। अगला है एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? स्थानीय बुद्धि, उसके बाद अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। देखिए भैया, ये हावर्ड गार्डनर की थ्योरी पे आधारित है। हावर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धियों का जिक्र किया है, ठीक। हावर्ड गार्डनर ने 9 बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है। उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझ ले रहा है तो उसको अंतरावैयक्तिक बुद्धि कहा गया। अंतरा का मतलब जब दो व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझने लगे तो उसको अंतरा बोला जाता है। यदि स्वयं को समझने लगे वह अंतःवैयक्तिक है। अंतःवैयक्तिक मतलब जैसे कि साधु संत महात्मा योगी जो होते हैं वो अंतःवैयक्तिक बुद्धि वाले होते हैं। वो उसमें उनको स्वयं खुद के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होती है, अपने को जानने का प्रयास करते हैं, उनमें अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि उनमें होती है जैसे कि नेता हो गए, पॉलिटिशियन जिसे बोलते हैं, शिक्षक हो गया, चिकित्सक हो गया, सेलमैन हो गया, ये सब अंतरावैयक्तिक में आएंगे, ठीक है। स्थानीय बुद्धि होती है चित्रकारों में, मूर्तिकारों में, उनको स्थान का बहुत ही अच्छे से नॉलेज होता है। प्राकृतिक बुद्धि होती है वैज्ञानिकों में, किसानों में प्राकृतिक बुद्धि होती है। ऐसे ही हावर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धियों का जिक्र किया है, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक होना। अगला है विद्यालय के बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्चतम संज्ञानात्मक लाभ हैं। अगला है द्विभाषिक उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। देखिए बालक जो होता है वो बहुभाषी अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, अलग अलग भाषाएं अपने लैंग्वेज को यूज करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यानी पी वो 2020 बालक के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी और उच्च संज्ञानात्मक लाभ के लिए जो है वो प्रेरणा देती है कि जैसे कि शोध से स्पष्ट रूप से पता चला है कि बच्चे 2 से 8 साल की उम्र के बीच तेजी से भाषा सीखते हैं तथा उनमें अनुकरण करने की क्षमता ज़्यादा तेज होती है। तो बच्चों को शुरुआती दिनों में भाषाओं से अवगत कराया जाए, बहुभाषी परिवेश विकसित किया जाए, क्योंकि उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है 2 से 8 साल की उम्र में। तो इसलिए बहुभाषी भाषा का माहौल बनाया जाए विद्यालय में, ठीक। देखिए अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक होना, बिल्कुल नहीं भैया, प्रौद्योगिक उन्नति में बाधा नहीं होगी। अगला है बच्चों के
विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा नहीं भैया, उसकी मातृभाषा के रूप में प्रथम भाषा उपयोग की जाएगी। ठीक। अगला है द्विभाषिक उपागम विद्यार्थियों के लिए उलझन पैदा करता है। बिल्कुल नहीं, ये भी निगेटिव पॉइंट है, गलत बात है। तो यही ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है जेंडर भूमिकाएं हैं। अगला प्रश्न है जेंडर भूमिकाएं हैं। जन्मजात व्यवहार, जन्मजात व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। जन्मजात व्यवहार, अधिग्रहित व्यवहार, जैविक संरचना, जैविक संरचना है। अगला है जैविक संरचना है, आनुवांशिक निर्धारित करता है, आनुवांशिकता को निर्धारित करता है। देखिए, जो जेंडर भूमिकाएं होती हैं वो जन्मजात व्यवहार होती हैं, जो समाज, संस्कृति और मानदंडों, परंपराओं के अनुसार एक पुरुष या महिला या लड़की के लिए उपयुक्त कार्य प्रदान करती है। ठीक है, जेंडर भूमिकाएं जो होती हैं जन्मजात होती हैं, जन्मजात व्यवहार होती हैं, जो क्या करती हैं, एक पुरुष, महिला, लड़की या लड़के के लिए उपयुक्त कार्य प्रदान करती हैं। जैसे लड़कियों को घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, माँ के साथ घर में रहकर सिलाई करना, कढ़ाई करना, उसको प्रेरित करना, तथा लड़कों को वर्चस्व है कि वो ये जन्मजात होता है, जन्मजात व्यवहार होता है। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट होता है सीटेट में। अगर आप एक स्त्री को हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए कह रहे हो तो वह पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जेंडर रूढ़िवादी सोच है लोगों की। जेंडर भूमिकाएं जो होती हैं और रूढ़िवादी सोच जो है, पुरुष प्रधान देश जो है महिलाओं को पीछे कर देता है। तो जेंडर भूमिकाएं जन्मजात होती हैं, जन्म से मिलती हैं जेंडर भूमिकाएं, स्त्री अथवा पुरुष। अगला है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। नहीं, तुलना नहीं करवा सकते। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। बिल्कुल ये सही है। अगला है छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत बात है। अगला है छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, बिल्कुल नहीं। तो यही आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों की समझ को आंकना और उसके अनुसार पाठ्यक्रम को रूपांतरित करना। वर्गीकरण नहीं करना है, सफल विफल नहीं घोषित करना है, तुलना नहीं करना है, कि निगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, अगला अपनी कक्षा में के मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। पहला है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। अगला है विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है। अगला है कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं से शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। अगला है कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। इसमें मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए।
ये बिल्कुल विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने की सर्वोत्तम तरीका है मूल्यांकन पद्धति। और अगला है, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा? इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। इसमें दूसरा तीसरा सही है, इसमें स्टार बना लीजिए आप लोग। इसका उत्तर मैं होल्ड करता हूँ, इसको बाद में देखा जाएगा। अगला देखिए, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, चौथा है प्रसहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता द्वारा। बिल्कुल सक्रिय अन्वेषण सही है, खेल सही है, पदार्थों की प्रक्रिया और प्रयोग द्वारा ये भी सही है, सहपाठियों वयस्कों के साथ सहभागिता सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ऑप्शन सही हैं इसके। अगला देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? पहला है, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तर के लिए टॉफ़ी एवं टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। देखिए, पुरस्कार नहीं देना है, नेगेटिव है, पहले काट दीजिए इसको। अगला है, परामित विविध प्रकार की उसकी अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रकार की पुस्तकें होगा, यहाँ पुस्तकें होगा, पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। देखते हैं, अगला है अरुंधति एक नए शब्दों का अर्थ अरुंधति एक नए शब्दों अरुंधति एक नए शब्द का अर्थ समझने के लिए संबंधित संकेतों का इस्तेमाल करती है, पर बल देती है। सही है, ये तो सही है। अगला है, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों अगला है, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5-5 बार लिखने के लिए देती है जो वर्तनी की दृष्टि से परीक्षा में पूछे गए हैं। बिल्कुल नहीं भाई, बार बार नहीं लिखवा सकते इसको। इसमें जो है ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा सही है। इसमें दूसरा और तीसरा सही है, इसमें मैच नहीं कर रहा है। दूसरा तीसरा सही है। पढ़ने के लिए देती है और जो विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा ठीक है, परिचर्चा करवा सकते हैं, चर्चा पर चर्चा विद्यार्थियों से करवा सकते हैं, उनको अवसर प्रदान कर सकते हैं। दूसरा तीसरा सही है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। दूसरा और तीसरा सही है इसका। अगला देखिए, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में, केवल शब्द आ गया, ये गलत काट दीजिए। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ आ गया, ये भी गलत काट दीजिए। सरकारी विद्यालयों में सिर्फ आ गया, ये भी गलत काट दीजिए। योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कराई जाए, यही ऑप्शन सही है, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कथन दिया गया है। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाए चाहिए। दूसरा है, शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। इसमें देखिए कथन दोनों सही हैं। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री दर्शाने विभिन्न कई तरीकों से अपनाएंगे, विविध प्रकार के तरीकों को अपनाएंगे, विविध आवश्यकताओं को हेतु शिक्षा शास्त्र को उनको अनुकूल बनाएंगे। बच्चे को केंद्र में रखकर बच्चे के अनुसार ही शिक्षा देना है, बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए और दो दोनों सही है। अगला है, एक बच्ची को लिखाई में निरंतर कठिनाई होती, लिखने में निरंतर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? देखिए, यह लिखने से संबंधित विकार है, डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया। और पठन संबंधी विकार जो होता है डिस्लेक्सिया होता है। और गणना से संबंधित विकार जो होता है वह डिस्कैलकुलिया होता है। ठीक, और एक होता है ध्यान और अतिशीघ्रता का विकार। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, आलेख वैकल्य वाला। आलेख माने होता है लिखने से संबंधित विकार, जिसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। पठन वाले को डिस्लेक्सिया बोलते हैं, गणन वाले को बोलते हैं डिस्कैलकुलिया, गणना से संबंधित जो विकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मानकीकृत पद्धति और आकलन के तरीके का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है, रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है, हाँ 21वां प्रश्न है, रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण की संख्या में वृद्धि करके पुनर्स्मरण गलत बात है। मानकीकृत, देखिए मानक बना करके कभी एक मानक से उसको विविध प्रकार से कई प्रकार से आप उसको शिक्षा दे सकते हो। एक निश्चित मानक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके क्लास में कोई आ गया, उसको कहे कि सर मुझको एडमिशन लेना है, तो आप कहे कि मुझे 10 का पहाड़ा सुनाओ, 15 का पहाड़ा सुनाओगे तभी मैं आपको एडमिशन दूंगा। एक मानक नहीं बनाना चाहिए उसको, क्योंकि हर बालक के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो इसको नहीं करना है। अगला है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम मूल्यांकन के साधनों को विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। ये सही है। रटना मारना अधिगम नहीं है, रट्टा मारना अधिगम नहीं है, इसलिए गलत है। अगला है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? जो सृजनात्मकता होती है उसका अनिवार्य लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन, दूसरा है आवेगशीलता, तीसरा है सोच की केंद्रीकरण, चौथा है अभिसारी चिंतन। जो सृजनात्मकता होती है इसमें अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन का मतलब कि एक ही चीज़ों को कई प्रकार से सोचने की क्षमता, एक क्वेश्चन को कई प्रकार से हल करने की क्षमता है, ये अपसारी चिंतन में आता है। अभिसारी चिंतन में ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे सवाल जो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही उत्तर होता है, उसका कोई और विकल्प नहीं होता है। कई प्रकार के विकल्पों के बारे में सोचना अपसारी चिंतन होता है। जो सृजनात्मकता होती है वो अपसारी चिंतन का पार्ट है। जैसे आजकल पुराने गानों को नए गाने में कन्वर्ट किया जा रहा है, पुराने गानों को नए गाने में जो कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको जो कन्वर्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर सृजनात्मकता है, वो अलग करने की क्षमता है। जो अपना मूल करे, जो नई रचना करता है, नए शब्दों को खोज करता है, उसके अंदर अपसारी चिंतन होता है। जैसे प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक जो होते हैं खुले अंत वाले प्रश्न, एक बंद अंत वाले प्रश्न।
खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं वो अपसारी चिंतन का पार्ट होते हैं, उसमें आपकी बुद्धि विवेक का काम करना पड़ेगा। और जो बंद अंत वाले प्रश्न जैसे बहुविकल्पी प्रश्न हुए, गलत सही हुए, और आपका जो रिक्त स्थानों की पूर्ति हुए, हाँ या नहीं, सत्य असत्य वाले प्रश्न हुए, ऐसे प्रश्न अभिसारी चिंतन का पार्ट होते हैं। जैसे निबंध लिखना किसी आधुनिक भारतीय समाज के बारे में सोच करके आप निबंध लिखिए, तो आपको भारतीय समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको तार्किक चिंतन करना पड़ेगा। यह अपसारी चिंतन का पार्ट होगा। ठीक, अपसारी चिंतन में हमेशा खुले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न का प्रयोग करते हैं, जबकि अभिसारी चिंतन में बंद अंत वाले प्रश्न का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए, सृजनशील व्यक्ति में हमेशा अपसारी चिंतन होता है। इसका बातों का आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न चलिए, अगला है, एक अध्यापिका बच्चों के फोन नंबर रटने के लिए 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति कहलाती है। देखिए, खंडीकरण, कूट लेखन, स्वांगीकरण, अनुकूलन। देखिए, अध्यापिका जो है वो टुकड़ों में, खंडों में तोड़ तोड़ करके बताना चाहती है, इसलिए इसको कहा जाएगा खंडीकरण। ठीक, खंडीकरण को कहा जाएगा। ठीक है, खंडीकरण कहा जाएगा जब टुकड़ों में बांट करके। आप वही संस्कृत पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहे हैं, जैसे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय, बालक नहीं बोल पा रहा है, उसको टुकड़ों में बताइए, अंतर और राष्ट्रीय अलग अलग करके। जैसे संस्कृत के श्लोक हुए, बहुत बड़े बड़े श्लोक होते हैं, उसको भी टुकड़ों में करके आप बालक को बता सकते हैं। ठीक, तो आपका ये खंडीकरण का पार्ट हो। अगला है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा विद्यालयों में सबसे अधिक बल दे निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? ऑप्शन है परिवेश में से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। दूसरा है विषय वस्तु को रटना, बिल्कुल नहीं। दूसरा है दूसरों को निष्क्रिय अनुकरण नहीं करना है। उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में व्यवहार का अनुबंधन, बिल्कुल नहीं। पहला ऑप्शन सही है, परिवेश में सहभागिता और कौशलों द्वारा ज्ञान का अर्जन करना, पहला ऑप्शन सही है आपका, ये ऑप्शन सही है। अगला है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों की समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? तो देखिए, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, अरे भाई डर पैदा हो जाएगा तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, गलत बात है। समस्या को हल करने हो तो अटल तरीके का इस्तेमाल करो, अटल तरीके नहीं भैया। एक समस्या को हल करने के कई प्रकार के तरीके हो सकते हैं, अटल का मतलब एक निश्चित तरीका, ये भी गलत हो जाएगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। अगला है, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करके, नकल नहीं करना है। ठीक है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समरूपों को, निष्क्रिय रटन पर इस्तेमाल नहीं करना है, रट्टा मारना अधिगम नहीं है भैया। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करता है? अब पहला ऑप्शन है, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना। दूसरा है, एक समस्या का विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना नहीं, एक ही संदर्भ के बारे में विविध प्रकार के, जो उच्चतम तरीका होता है उसको हमको सीटेट में चुनना होता है।
जो हमको ज़्यादा सबसे अच्छा लगता है। ऑप्शन तो आपको चारों सही लगेंगे, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा सही है इस पर विचार करना। अगला है रट्टा मारना, गलत है। श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों का नकल करना, बिल्कुल नहीं। ठीक, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, इसलिए आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, आपका यही सही हो जाएगा। कई प्रकार से आपको बच्चे को सोचना है, कई प्रकार से एक प्रश्न को हल करने के कई तरीकों को बताना है, ऐसा आपको करना है विद्यालय में, कक्षा में। अगला, एक विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है। अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है। उसमें जो है विद्यार्थी में गर्व की भावना उत्पन्न होगी, शर्म की भावना उत्पन्न होगी, गुस्सा की भावना उत्पन्न होगी, कुंठा की भावना उत्पन्न होगी। देखिए, जब अपनी सफलता का वो कारण बताएगा तो उसमें गर्व की भावना उत्पन्न होगी। ठीक, वह अगर असफल होता तो शर्म की भावना उत्पन्न होती। सफलता की बात कर रहा है, इसलिए उसको गर्व की भावना उत्पन्न होगी। गर्व का मतलब होता है आत्म जागरूकता की भावना, जो व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है जब उसके द्वारा कोई लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, जब व्यक्ति के द्वारा कोई लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है, जब सफल हो जाता है, तब उसको प्राउड फील होता है, तब उसको गर्व महसूस होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुत संवेदनशील उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बहुसंवेदनशील उपागम का अगला है, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका। अरे भाई, काहे शिक्षा से वर्जित करोगे किसी को, गलत बात। अध्यापन के निर्देशन अवधि का काफ़ी समय बचाता है, समय में नहीं बचाना है। अगला है, यह बच्चे को आज्ञाकारी बनाता है। ये भी बात गलत है, ज़्यादा आज्ञाकारी नहीं बनाना है। सबसे सुटेबल आंसर होगा, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ठीक, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बहुसंवेदनशील उपागम। ठीक, बहुसंवेदी शिक्षण जो होता है, कुछ छात्रों में सबसे अच्छा तब होता है जब उन्हें सामग्री को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी सामग्री को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करने के लिए यह छात्रों को पढ़ने, लिखने और वर्तनी को सिखाने में मदद करता है। ठीक, वह संवेदी जो दृष्टिकोण होता है। चलिए, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री हो गई। दृश्य श्रव्य सामग्री में मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया, यह बहुसंवेदनशील उपागम है। ठीक, यह अधिगम को प्रभावित करती है। चलिए अगला प्रश्न है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर देखिए अभी कितना अच्छे से आराम से आएगा। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इन संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर बच्चे के अंदर कोई भ्रांति पैदा हो गई तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको चुनना है। एक अध्यापिका को बच्चे द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। भ्रांतियों को हतोत्साहित करने की बात कर रहा है। देखिए लिखा है वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांति का मतलब होता है भ्रम। किसी बालक के अंदर भ्रम पैदा हो गया है, उसमें क्या करेंगे आप अगर शिक्षक हैं तो
एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांति को सख्त रूप से हतोत्साहित, भ्रांति के बारे में कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, सख्त रूप से। दूसरा है, क्या कह रहा है, कथन सही नहीं है, हतोत्साहित आप नहीं कर सकते किसी को, ठीक। हतोत्साहित और सख्त रूप, सख्त कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं, किसी बच्चे के ऊपर सख्त रूप से कोई अनुशासन नहीं लगा सकते। अगला है, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन एक बहुत स्वाभाविक है। बात सही है, स्वाभाविक है कि बच्चा अगर कुछ नई चीज़ देखेगा, कोई कहानी सुनेगा, भूतों के बारे में सुनेगा, उसके अंदर भ्रांति पैदा होगी, स्वाभाविक है। अगला है, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल है भाई, वैकल्पिक उनका प्रयोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अंग है, उनकी बातों को सुनना चाहिए, ठीक। और एक बात और है कि जो क्यों सीखने सिखाने का अंग है, क्योंकि भ्रांतियाँ हमेशा निराधार नहीं होती हैं। कभी कभी कोई चीज़ अच्छी बालक बता रहा है वो सही भी हो जाती है, इसलिए उसको सीखने सिखाने के अंग के रूप में मानना चाहिए। अगला है, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियाँ सदैव निराधार नहीं होती, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समाज को दर्शाती हैं। ये भी सही है, तीनों सही है। पहला ऑप्शन गलत है और गलत जो है वही सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए सही है। आज के दिन का अंतिम और लास्ट प्रश्न, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है मानवतावादी, दूसरा है व्यवहारवादी, तीसरा है संज्ञानात्मक, मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक। ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने सिखाने के लिए प्रेरित किया जाता है, यह कहता है व्यवहारात्मक रवैया। अधिगम का व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य कहता है कि ठोस प्रलोभन के द्वारा और पुरस्कारों के द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, ठीक। जबकि मानवतावादी जो है संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है इससे संबंधित नहीं है, ठीक। ठोस प्रलोभ पुरस्कार से संबंधित नहीं है। व्यवहार आदि का मतलब जैसे कि अगर आप गए अभी कहे कि बेटा जाओ पानी लाओ, तुमको हम 5 रुपये देंगे, तुरंत दौड़ करके जाएगा, बालक ले आएगा, ये उसका नेचर है, दौड़ करके जाएगा लाएगा, वो पुरस्कारों के द्वारा कंट्रोल होगा, ऐसी मान्यता है। व्यवहारात्मक, व्यवहार है, उसका नेचर है बच्चे का, तो जब उसको कोई प्रलोभन देंगे तो उसका काम वो काम करेगा, ये व्यवहारात्मक हो सकता है, इसलिए ऑप्शन भी सही है। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताइए, आगे वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है इसको भी बताइएगा, और शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाइए, ताकि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप इसको धैर्य से प्रश्नों को पढ़ करके सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ठीक। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।